बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, गुफ्तगू कर रहे हैं सर कपिल कुमार से। इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, अ ग्रेट टीचर एंड अ ग्रेट इंडिविजुअल एंड अ प्रोफेशनल एज वेल। तो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं about choosing the right job for the right career. So obviously right job के लिए you need to have the right kind of CV राइट होना ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि CV किस तरह बनाते हैं और फॉर्मेट क्या होना चाहिए। वो किसी से भी बनवा लेंगे या फिर गूगल से कॉपी करके पेस्ट करेंगे और उसी CV को फॉरवर्ड करेंगे। कोई तैयारी नहीं है। ऑब्वियसली एक जॉब इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं या आप अप्लाई कर रहे हैं एज अ कैंडिडेट, यू नीड टू हैव दैट एटीट्यूड। और अपीयरेंस कैसा होना चाहिए आपका, CV बाद में, सबसे पहले ऑब्वियसली आपका आउटर अपीयरेंस देखा जाता है, आपका पोस्चर, आपका बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है। सर कपिल क्योंकि खुद एक HR कंसल्टेंट भी हैं, बहुत से इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कर चुके हैं, हमें बेहतर बता सकते हैं कि एक कैंडिडेट जब जॉब के लिए CV फॉरवर्ड करता है, जब इंटरव्यू स्केड्यूल होता है, तो उसका एटीट्यूड ओवरऑल कैसा होना चाहिए, अपीयरेंस कैसा होना चाहिए सर? पहले तो मैं CV पे आऊँगा, देन मैं कैंडिडेट पे आऊँगा, क्योंकि सबसे पहले CV आपकी अराइव होती है, आप नहीं होते। एग्जैक्टली। और अगर आपकी CV का अराइवल अच्छा नहीं है तो आपका अराइवल कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होगा। एग्जैक्टली। तो CV पे पहले हम बात करते हैं कि CV पहले दो। जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके CV में वो स्किल सेट होना लाजमन है, मैंडेटरी है। लाइक आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मार्केटिंग का स्किल सेट और एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर आप सप्लाई चेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सप्लाई चेन, आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। अच्छा, इंजीनियरिंग में भी अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियर होने का एक्सपीरियंस या वो जो स्किल सेट चाहिए वो होना चाहिए। बिल्कुल। मे बी आप जियोलॉजिकल इंजीनियर हैं और आप सिविल में जाना चाह रहे हैं तो ये भी एक राइट मैच नहीं है। आपको अगेन वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो स्किल सेट होना चाहिए। देखें, सिविल इंजीनियर को माइनिंग नहीं करनी होती, बट जियोलॉजिकल को माइनिंग करनी होती है। आपको वो टूल्स यूज करना आना चाहिए। तो दिस इज हर एक कैरियर के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी CV में वो सारी चीजें नजर आनी चाहिए जो स्किल सेट आपके पास है। एक प्रॉब्लम हमारे पास कैंडिडेट्स के साथ होती है, वो उनका कसूर नहीं है, उनको बताया नहीं जाता। उनके पास बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं जो कि उन्हें खुद नहीं पता होते। सही। वो उन्होंने कभी इवेल्युएट ही नहीं किए, ना ही किसी टीचर ने कोशिश की उनके अंदर से वो जो कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बाहर लाने की, ताकि जब आपको पता ही नहीं है तो आप CV में कैसे लिखेंगे। एग्जैक्टली। अक्सर ऐसा होता है, आपको बोला जाता है अपनी तारीफ में कुछ लिखें तो आप ब्लैंक हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। और दूसरे जब आपकी तारीफ में बोलते हैं तो बहुत कुछ बोल लेते हैं। रीज़न इज दिस, उन्होंने आपकी जो वो क्वालिटीज़ हैं उनको एवेल्युएट किया है, सही। आपने नहीं किया। तो आपको वो सारी चीज़ें CV में मेंशन करनी है। और CV का मैं अगर लेआउट बता दूं 2 मिनट में कि CV में क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। अगर हम सपोज कर लें एक जॉब ले लेते हैं, सपोज कर लें HR एग्जेक्टिव की जॉब ले लेते हैं, आपको किसी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स में जाना है, तो सबसे पहले आपकी CV स्टार्ट होनी चाहिए आपके नाम से, देन आपका नंबर, एड्रेस और ईमेल एड्रेस। ये सबसे पहले क्यों आने चाहिए? जब आपकी CV को मैं अप्रूव कर लेता हूँ तो मुझे ढूंढना ना पड़े कि आपका नंबर कहाँ पर है, एड्रेस कहाँ पर है। बिल्कुल। इतने छोटे फाउंड होते हैं, अक्सर आपका नंबर नहीं मिलता। तो वो सबसे पहले होनी चाहिए चीज़ें, ताकि जब आपकी CV शॉर्टलिस्ट हो जाती है तो आपको कांटेक्ट करने में इजी हो। अच्छा, देन आते हैं हम, कैरियर समरी होनी चाहिए। कैरियर समरी 2 से 3 लाइनों में हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट है तो आपकी कैरियर समरी हार्डली 2 से 3 लाइन की होगी। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो हो सकता है 3 से 4 लाइनें या 5 लाइन्स तक भी हो सकती है, ज़्यादा लेंथी नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, ये कैरियर समरी वेल ड्राफ्टेड होनी चाहिए। सही। इसको बहुत ध्यान से बनाना है, इसमें सारी चीज़ें देखनी है आपने। एक इस समरी में आपका एक्सपीरियंस भी आना चाहिए, आपकी एजुकेशन भी आनी चाहिए, आपका स्किल सेट भी आना चाहिए। सो दैट मीन आपको बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ करने, एक कॉम्बिनेशन बनाना है, देन आपकी कैरियर समरी अट्रैक्टिव होगी, ताकि वो कैरियर समरी पढ़ने के बाद मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो कि मैं आगे CV को एक्सप्लोर करूं। Exactly. अगर आपका कैरियर समरी बोरिंग है तो शायद मुझे इंटरेस्ट ही नहीं होगा कि आपकी पूरी CV को पढूं। क्योंकि एक वक्त में एक CV नहीं आती। जब ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन अनाउंस होती है तो
थाउजेंड्स में भी होती हैं, हंड्रेड्स में भी होती हैं ये सीवीज। तो हर एक सीवी पे आप हार्डली थोड़ा सा टाइम देते हैं, चंद सेकंड देते हैं। तो ये अगर चीज़ें आपकी समरी अट्रैक्टिव है, अब हम आते हैं देन आपके स्किल्स हाईलाइट होने चाहिए, जो स्किल्स आपके पास है। देन आपका एक्सपीरियंस आना चाहिए। एक्सपीरियंस स्टार्ट फ्रॉम लास्ट, जो करंट जॉब आप कर रहे हैं या लास्ट जॉब आपने की थी। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो देन आपकी एजुकेशन आनी चाहिए। सही। अच्छा, एजुकेशन में भी हाईएस्ट एजुकेशन या जो रिलेवेंट एजुकेशन है वो पहले आनी चाहिए। देन आपकी ऑनवर्ड्स एजुकेशन आनी चाहिए। सही। मार्क्स मैटर नहीं करते। अगर आप सीवी में मेंशन नहीं करते आपका जीपीए क्या है तो देयर इज़ नो इशू। अगर आपको यूनिवर्सिटी ने डिग्री दी है दैट मीन आपके पास वो मार्क्स होंगे जो रिक्वायर्ड हैं इस जॉब के लिए। बट हाँ, आपका ईयर ज़रूर मैटर करता है कि आपने कब किया है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स में देखना होता है कि आपका एमबीए या बीबीए या जो भी आपके पास डिग्री है रिलेवेंट वो कब की है, कब आपने वो हासिल की है। अगर उसके बाद हम देखें तो अब आपकी सर्टिफिकेशंस आनी चाहिए, जो सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं बट रिलेवेंट सर्टिफिकेशंस। और सर्टिफिकेशंस पे मैं डिटेल में बात भी करूंगा कि वो कौन सी सर्टिफिकेशंस है जो हर जॉब के लिए आपके पास होनी चाहिए। देन सर्टिफिकेशंस के बाद अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट्स हैं, लाइक कोई अवार्ड्स हैं आपके पास, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन में हो, ऑफिस में हो, कुछ अवार्ड्स हैं, तो अपनी अचीवमेंट्स को आप खुद हाईलाइट करेंगे, कोई और आके नहीं बताएगा। और शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपके अचीवमेंट्स हैं जो आपने मेहनत से हासिल किए हैं। अचीवमेंट्स के बाद अब आती है बारी, अगर आपके पास कोई स्पेशल कोर्सेज हैं जो कि आप सीवी में मेंशन करना चाहते हैं, बट हाँ रिलेवेंसी होनी चाहिए आपकी सीवी के अकॉर्डिंगली। ऐसा ना हो कि वो कोर्सेज किसी और फील्ड के हों जिस फील्ड में आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे, तो ऐसा लगेगा कि शायद कोई मिस मैच हो रहा है या मिसकॉन्सेप्शन है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने पैसे दिए तो वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है, रिलेवेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, देन आ जाते हैं फिर आपका अगर कोई और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप मेंशन करना चाहते हैं। हॉबीज़ और ये सारी चीज़ें बहुत पहले के दौर में होती थी, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है कोई मेंशन करने की। लास्ट में आप अपने रेफरेंसेस दे सकते हैं, अगर आपके पास अच्छे रेफरेंसेस हैं तो ज़रूर उनको दें, और नहीं भी हैं तो कोई इशू नहीं है। अब आते हैं बिल्कुल लास्ट में पर्सनल डिटेल। हम बहुत पहले बिल्कुल शुरू में दे देते हैं, क्योंकि देखें इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं आपकी पर्सनल डिटेल को क्या करूँगा। एग्जैक्टली। और पर्सनल डिटेल में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए, लिमिटेड चीज़ें चाहिए, जिसमें सबसे पहले योर फादर नेम, देन योर CNIC नंबर। मैंडेटरी नहीं है, अगर आप देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते नो इश्यूज। देन मैरिटल स्टेटस, ये बहुत ज़रूरी है, ये जानना लाजमी है। लाजमी है, क्योंकि बहुत सारी जॉब्स में रिक्वायरमेंट होती है, तो ये दोनों चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। देन उसके बाद आप और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि ज़रूरी है, मैंडेटरी है तो मेंशन करें, अदरवाइज ये इन्फॉर्मेशन इनफ है एक रिक्रूटर के लिए। क्योंकि जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो तो जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन जो रिक्रूटमेंट फॉर्म्स हैं वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन में फिल करवाए जाएंगे, डिटेल इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन वो बाद में दी जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन है जो मैंडेटरी है, जो मैंने आपको बताई। ये लेआउट आपका होना चाहिए। अच्छा, आपकी सीवी का लुक प्रोफेशनल होना चाहिए, लाइक फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक ड्राफ्ट है जो आपने 20 साल 25 साल या 30 साल पढ़ने के बाद बनाया है। बिल्कुल। अब भी आप उसमें मिस्टेक्स कर रहे हैं, या आपकी सीवी बनाने का, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हमने जल्दी में बनाई दी। सीवी बनाने का अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कैरियर की बात कहाँ से कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो सीवी को आपने टाइम देना है, चाहे आपके 6 घंटे लग जाते हैं या 10 घंटे लग जाते हैं अगर सीवी बनाने में, तो ये आपकी शायद पूरी लाइफ को सेट करने जा रही है एक सीवी। तो उसको अच्छे से ड्राफ्ट करना है, स्पेलिंग्स। कभी कभी ऐसा होता है आप अच्छे से ड्राफ्ट नहीं कर सकते तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप चले जाएं किसी एक्सपर्ट के पास और उनको बोलेंगे जी मुझे अच्छी सीवी राइट करके दे, क्वालिफिकेशंस आपकी होंगी, राइटिंग्स, फॉर्मेटिंग वो देख लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि फॉर्मेटिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भरी हुई भी नहीं होनी चाहिए सीवी। हाँ, पेजेस की बात होती है अक्सर कि 1 पेजर होनी चाहिए, 2 पेजर या इससे ज़्यादा, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो 1 पेज की सीवी इनफ है। अगर आपके पास विद इन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 2 पेजेस, और अगर आपके पास मोर देन 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो अप टू 3 पेजेस या 4-5 पेजेस, डिपेंड करता है आपके स्किल सेट पे, एक्सपीरियंस पे। अब देखें एक प्रोजेक्ट मैनेजर की सीवी मेरे पास आई थी, वो
10 पेजेस पे थी, वाह, और वो बनती थी 10 पेजेस पे होना। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अचीव किए थे, प्रोजेक्ट डिटेल्स मेंशन की थी। बट अगर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसमें ऐसी चीज़ें नहीं है, तो मैक्सिमम 3 to 4 पेजेस, अगर आप हाईली एक्सपीरियंस्ड है। सही, फ्रेश ग्रेजुएट के लिए 1 पेजर सीवी होनी चाहिए, और वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अट्रैक्टिव का मतलब ये नहीं कि आप उसको रेड कलर दे दें, अट्रैक्टिव का मतलब है कि वो प्रोफेशनल लुक होना चाहिए। सही। और एक और चीज़ टिप देना चाहूँगा, जी सर। अक्सर स्टूडेंट्स पूछे अच्छा फॉर्मेट कहाँ से मिलेगा सीवी का। बहुत इजी टिप दे रहा हूँ, विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 अगर आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें जब आप टेम्पलेट्स में जाएंगे, वहाँ लिखें रिज्यूमे, आपको बेशुमार टेम्पलेट्स मिल जाएंगे और मॉडर्न टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, उन टेम्पलेट्स में डेटा फिल करना है सिर्फ आपने। वाह। लेआउट है, राइटिंग, फॉर्मेट, सारी चीज़ें उसमें अप टू द मार्क है, जस्ट आपने डेटा इनपुट करना है। ये एक छोटी सी बात शायद मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास अक्सर सीवीज आती हैं, वो वैग्यू फॉर्मेट में होती हैं, या तो फॉर्मेटिंग ठीक नहीं होती है, जब आप उसको ओपन करते हैं फाइल को तो सारी चीज़ें इधर उधर जा रही होती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 अगर आप यूज़ करें तो उसमें बहुत सारे अच्छे फॉर्मेट्स हैं, सिर्फ आपने रिज्यूमे लिखना है टेम्पलेट्स में जाके। सही। तो रिज्यूमे तक तो यहाँ पर ये बात थी। अब हम आते हैं अपनी पर्सनल अटायर की बात की थी। जब आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो ऐसा ही होता है जैसा कि आपके रिश्ते के वक्त होता है। आपको जब देखने आते हैं तो आप कैसे बन ठन के सवर के बैठते हैं। बिल्कुल। सो दिस इज अगर आप जॉब लेने जा रहे हैं तो ये, क्योंकि लाइफ में 2 ही चीज़ें या 3 चीज़ें जो आपको मिलती हैं, एक अच्छी जॉब, एक अच्छी लाइफ पार्टनर और एक अच्छी गाड़ी। तो ये अगर तीनों चीज़ों के लिए अगर आप तैयार होके जाएंगे तो बहुत अच्छा है। तो तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि आपने जॉब पे शेरवानी पहन के जानी है इंटरव्यू पे, आपको प्रोफेशनल होके जाना है। सही। अगर लड़का है तो सूट पहनना बहुत अच्छी बात है, एडवांटेज में आ जाता है। अदरवाइज आप फॉर्मल पैंट, ब्लैक शूज़, ब्लैक बेल्ट, शर्ट किसी लाइट कलर में, अगर आपके पास लाइट कलर की शर्ट नहीं है तो वाइट शर्ट इज़ प्रेफरेबल। आप कहीं भी पहन सकते हैं, हर जगह पे। एक ब्लैक पैंट हो आपके पास फॉर्मल, एक वाइट शर्ट हो, टाई यूनिक से होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और टाई जो है, टाई भी अच्छी, मतलब आपने उसको बांधना भी अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ऐसा लगता है ज़बरदस्ती टाई पहन के आए। अगर नहीं पहन सकते, टाई असल में लोग पहनते ही नहीं है, इसलिए जब ऐसी कोई बात हो तो फिर जबरदस्ती कुछ करके बांध देते हैं। एग्जैक्टली। कोशिश करें, ये चीज़ें तो लर्न करना बहुत ज़रूरी है। टाई बांधना आनी चाहिए आपके पास, आपका बेल्ट प्रॉपर होना चाहिए, शूज़ प्रॉपर होने चाहिए, इवन तो आपके सॉक्स भी राइट कलर के होने चाहिए। यानी ये जो इंटरव्यूअर है वो इतने माइन्यूट डिटेल्स में चीज़ों को देखते हैं। देखने की शायद देखते नहीं भी हैं तो ये सारी चीज़ें नोटिस हो जाती हैं। जब आप सारी चीज़ें अच्छी करेंगे तो नोटिस नहीं होता। अगर कोई भी एक चीज़ बुरी होगी तो वो नोटिस जरूर होती है। तो ऊपर से नीचे तक आपकी 100 अच्छाइयाँ नजर नहीं आती, एक बुराई जरूर नजर आती है। बिल्कुल ऐसा। तो आपके अटायर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे आप अनप्रोफेशनल लगें। आपके हेयर्स, आपके फेस शेव करके जाना है इंटरव्यू पे। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो कि हम पर्सनल लाइफ में डेली प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। पर अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत सारे ऐसे मिसहैप्स देखने पड़ते हैं इंटरव्यू पे जहाँ पर कैंडिडेट्स वेल ड्रेस्ड नहीं होते और बहुत ही बुरे गेस्चर में होते हैं, पोस्चर में होते हैं। मैं आपको एक वो बता रहा था कि कैंडिडेट शॉर्ट्स में आ गए थे इंटरव्यू पे। शाबाश। उनको लगा था कि शायद सी साइड पे जा रहे हैं। तो ऐसे भी हादसा होते हैं इंटरव्यूज़ पे। कोशिश करें कि कहीं भी जाना हो, किसी भी तरह का इंटरव्यू हो, किसी भी जॉब के लिए हो, किसी भी लेवल की जॉब के लिए हो, अगर आप प्रोफेशनल लगेंगे तो आपका कैरियर जो है वो पहले से डिजाइंड है। बिल्कुल। प्रोफेशनल लुक और प्रोफेशनल सीवी, ये दोनों जो हैं कीज हैं उस लॉक की जो कि आप अनलॉक करने जा रहे हैं। एग्जैक्टली। और इसको अनलॉक करने का जो तरीका है, जो नुस्खा है, फॉर्मूला बेसिकली, वो सर कपिल ने आज आपके सामने पेश किया है। और बहुत आसान लफ्ज़ों में हो सकता है कि किसी न किसी को ये बातें ज़रूर समझ में आई होंगी और इस प्रोग्राम से आपको आज फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। नाज़रीन, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास भी एक लिमिटेशन है और विद इन दिस लिमिटेशन रहते हुए मैंने अपनी पूरी कोशिश की
कि रिलेटेड टू दिस टॉपिक जितने भी सवालात मेरे जहन में थे वो मैंने सर कपिल कुमार से पूछने की कोशिश की, उनके जवाबात जानने की कोशिश की, और इससे आगे मैं भी जा नहीं सकता क्योंकि एक और प्रोग्राम लाइंड अप है, उस प्रोग्राम ने एयर होना है। लेकिन मैं यहीं तक प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। सर कपिल कुमार का शुक्रिया अदा करूँगा बिलखसूस कि आज वो मेरे प्रोग्राम में आए। सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग यू ऑन माई शो। इट वॉज एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि आपसे बेहतर इस टॉपिक पे मेरे जहन में और कोई शख्स नहीं था जो डिस्कस कर सकता था, और जितनी आसानी से बातें आपने लोगों को समझाई हैं तो मेरे ख्याल से चंद नहीं बहुत से लोगों को बातें समझ में आई होंगी और बहुत कुछ लोगों ने आज सीखा होगा इस प्रोग्राम से। ये मेरे लिए भी ऑनर है, और मैं चाहूँगा कि कभी भी आप अनप्रोफेशनल बिहेवियर ना रखें, लाइफ में प्रोफेशनल बने। और एक आखिरी चीज़, अच्छे करियर के लिए फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, रिजिड नहीं होना। बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, और वैसे ही फ्लेक्सिबल होना अच्छी बात है। आप खुद को अगर स्टिफ रिजिड रखेंगे तो आप एक ही ट्रैक पर चलते रहेंगे, ना लेफ्ट मुड़ सकेंगे ना राइट मुड़ सकेंगे। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। कभी कभी आपने ट्रैक चेंज करने की भी ज़रूरत है। अगर आप फास्ट लेन में भी जा रहे हैं, ये मैं ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ, आपके पीछे हो सकता है कोई इतनी तेज़ गाड़ी आ जाए कि मजबूरन आपने उसको रास्ता देना पड़ता है। तो वैसे ही आम जिंदगी में भी आप खुद को थोड़ा सा ज़रा फ्लेक्सिबल रखें तो आप कामयाब होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द रूल्स, थंब ऑफ रूल, और इस चीज़ को आप याद रखें। आज के लिए बस इतना ही नाजरीन। दुआ में याद रखें, आसपास के लोगों का ख्याल रखें। आज जितनी बातें हुई हैं कोशिश करें कि उन बातों से कुछ ना कुछ सीखें, ज़हनशीन करें इन बातों को। स्पेशली नौजवानों के लिए ये प्रोग्राम मैंने बिलखसूस किया था और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस शो से फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। आज इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा कल। इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें और हमेशा प्रोफेशनल एटीट्यूड रखें। जब जॉब के लिए जा रहे हों तो ये जहन में रखें जाएँ कि आप फादर इन लॉ को कन्विंस करने जा रहे हैं कि वो अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे। जॉब का अगर यही सोच के जाएंगे तो इंटरव्यूअर भी आपसे इम्प्रेस होगा और वो जॉब आपको ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। याद रखिए दुआओं में। खुदा हाफिज़।